हेलो गाइस, वेलकम टू जीआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, ये सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी एक डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए उसके आगे हम समझते हैं। इसमें हम बेसिकली प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी के मेन एट्रीब्यूट्स या प्रभुसत्ता के जो प्रमुख लक्षण है इसको देखेंगे, और साथ ही प्रभुसत्ता का जो एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत है इसको भी समझने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मेन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो संप्रभुता के जो प्रमुख लक्षण है इसमें हम बात करते हैं। इसके बेसिक मेन फीचर्स होते हैं। पहला हमारा होता है सुप्रीम, मीन्स जो संप्रभुता होगी वो सुप्रीम होगी। दूसरा क्या है, निरपेक्ष, अर्थात ये एब्सोल्यूटनेस। तीसरा सर्वव्यापक, यूनिवर्सलिटी इसमें होती है, यह स्थायी होती है। और फिफ्थ जो है अदेय, इनएलिएनेबिलिटी। और जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये इंडिविजिबिलिटी, मीन्स यह किसी प्रकार से विभाज्य नहीं होती है। अब इसके एक एक पार्ट्स को हम समझेंगे, मतलब संप्रभुता कैसे सुप्रीम होती है। जैसे कि भी कोई भी राज्य संप्रभु है, तो मतलब जो संप्रभु शक्ति है वह उस राज्य में संप्रभु सर्वोच्च है, यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वह क्या होगी, संप्रभुता होगी, और वह संप्रभुता सुप्रीम होगी। इसके अलावा एब्सोल्यूटनेस मीन्स वह संप्रभुता किसी भी तरीके से बदलती नहीं है, मतलब वह सभी परिस्थितियों में एक समान रहती है। यानी कि आज परिस्थितियां, मान लीजिए राज्य किसी भी स्थिति में है, मान लीजिए आंतरिक रूप से राज्य में अराजकता की स्थिति आती है, तो भी जो राज्य अगर संप्रभु है वो डिसीजन अपने ले पा रहा है, तो वह उसी विधिक रूप से, कानूनी रूप से स्वतंत्र निर्णय लेगा। और जब राज्य में एक सामान्य सी स्थिति होती है तब भी राज्य को यदि कोई कानून या नियम बनाने हैं तो भी उसमें राज्य क्या करेगा, वह उसी तरह से विधिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय स्वयं ले सकेगा। दूसरी बात क्या आ जाती है, सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। मीन्स की संप्रभुता जो होती है, संप्रभु राज्य वह सर्वव्यापक है। अर्थात सर्वव्यापकता में हम देखते हैं कि जो संप्रभुता होती है वो हर समय हर परिस्थिति में एक जैसे रहती है, और वह हमेशा सभी स्थितियों में एक समान रहेगी। इसके अलावा संप्रभुता क्या होती है, स्थायी होती है। यह नहीं है कि मतलब अगर किसी स्थिति पे स्थिर है और फिर कुछ समय बाद ये जाके अस्थिर हो जाती है, मीन्स तब वो हमारी संप्रभुता नहीं कहलाएगी। अदेय का मतलब, जैसे कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि रूसो ने जैसे कहा था कि जैसे सामान्य इच्छा, जैसे कि हम शक्ति का तो वितरण कर सकते हैं, शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन जो सामान्य इच्छा है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और सामान्य इच्छा को ही रूसो ने संप्रभुता के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया था, बताया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता होती है वह अदेय होती है। इसके अलावा अविभाज्यता मीन्स संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि संप्रभुता यदि एक है, किसी एक स्थान, एक व्यक्ति या एक संगठन में निवास करती है, तो वह उसी संस्था या उसी व्यक्ति में ही निवास करेगी, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, जैसा कि आगे रूसो के अनुसार कहा गया है कि शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, परंतु इच्छा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इसलिए संप्रभुता हमारी क्या है, अदेय है। गार्नर जो कि महत्वपूर्ण विचारक है, इन्होंने संप्रभुता राज्य के जीवन का अमर तत्व है और इसे त्यागने का अर्थ होगा कि राज्य के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। वहीं लीवर एक प्रमुख विचारक आ जाते हैं, इन्होंने कहा था कि जैसे एक व्यक्ति अपने आप को समाप्त किए बिना जीने का अधिकार किसी और को नहीं दे सकता, यह एक वृक्ष अपने को नष्ट किए बिना अपने अंकुरित होने का अधिकार नहीं दे सकता, किसी और को नहीं दे सकता, उसी प्रकार से राज्य के द्वारा संप्रभुता का परित्याग नहीं किया जा सकता। और वहीं फिर हम यदि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो प्रोफेसर डायसी और ऑस्टिन जो विचारक हैं, ये कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्थापित करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर डायसी कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता, एक सेकंड, हाँ, कानूनी संप्रभुता वह संप्रभुता है जिसमें वकील लोग विश्वास करते हैं और उसके पीछे
भी एक संप्रभुता होती है जिसके समझ, सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे समझ में समझ होगा, ठीक है, जिसके समझ कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है, वह है राजनीतिक संप्रभुता। अर्थात यहाँ पर डायसी का कहने का मतलब है कि कानूनी या विधिक रूप से संप्रभुता जिसमें निवास करती है, अर्थात कोई संस्था या कोई व्यक्ति होगा, मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कानूनी संप्रभुता मान लीजिए संसद में निहित है, ठीक है, संसद में कौन लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, आम जो व्यक्तियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो संसद में जाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वह एक प्रकार से कानूनी संप्रभुता हमारी संसद हो गई, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, आम लोगों के द्वारा। तो एक न प्रकार से कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो राजनीतिक संप्रभुता के पीछे किसका हाथ होता है, आम जन का हाथ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे ऑस्टिन आते हैं। ऑस्टिन विधि के अनुसार और ये तथ्य के अनुसार प्रभुसत्ता को स्पष्ट करते हैं। ये कहते हैं कि विधि के अनुसार प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या संगठन होता है जो कानूनी रूप से प्रभुसत्ता को ग्रहण करता है। सामान्य परिस्थितियों में तो विधि के अनुसार प्रभुसत्ता धारक और वास्तविक रूप में प्रभुसत्ताधारी एक ही होता है, परंतु 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 कुछ असामान्य परिस्थितियों में वास्तविक प्रभुसत्ता किसी ऐसे व्यक्ति संस्था में चली जाती है जो कि विधिक रूप से मान्य हो, ठीक है। जैसे कि कुछ इसमें हम असामान्य परिस्थितियों को एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये वहाँ का केस मान लीजिए कि जैसे बांग्लादेश में है या इटली का केस, बांग्लादेश में मान लीजिए विधिक रूप से सत्ता संसद में है, वहाँ की पार्लियामेंट में है, लेकिन कुछ असामान्य परिस्थितियों में यानी सैनिक सत्ता पलट हो जाता है, तो वास्तविक रूप में वह सत्ता जो विधिक रूप से सत्ता संसद में अभी तक थी वो किसके हाथों में चली जाती है, मिलिट्री पावर, यानी कि सैनिक शक्ति जो आ जाती है, यानी कि अब सारे आदेश जो होंगे देश में किसके द्वारा लागू किए जाएंगे, सेना के द्वारा। वहीं जैसे कि हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे विधिक रूप से सत्ता संप्रभुता वहाँ की संसद है, लेकिन वास्तविक रूप में संप्रभु कौन है, वहाँ की सेना है, यानी सेना के सारे नियम या आदेश एक तरह से लागू किए जाते हैं, उनका पालन होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं संप्रभुता का एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत। तो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन बोंदा के द्वारा किया गया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि संप्रभुता का निवास केवल राज्य में ही होता है। अर्थात संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत यह कहता है कि संप्रभुता कहीं ना कहीं सिर्फ राज्य में ही निवास करती है, बाकी कि राज्य के किसी अंग में या किसी और संस्था में संप्रभुता का निवास नहीं पाया जाता है। वहीं बहुलवादी सिद्धांत जो है, संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत के जनक है वान गियर के, ये मतलब संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ में अन्य जो समर्थक हैं, इसमें हम बार्कर, क्रैब, लिंडसे, लास्की, मिस फॉलेट, ये जो विचारक हैं ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वहीं हम क्रैब की बात, मतलब बहुलवादी सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि इनका मानना है कि जो संप्रभुता है किसी एक संस्था या राज्य में निवास न होकर राज्य के जो अन्य अंग हैं, अन्य जो संस्थाएं हैं, उनमें भी संप्रभुता पाई जाती है। जैसे कि क्रेब कहते हैं, क्रेब के अनुसार संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। वहीं लास्की ने कहा है कि यदि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो राजनीति विज्ञान को स्थायी लाभ होगा। वहीं लास्की के अनुसार समाज संघात्मक है, इसलिए सत्ता को भी संघात्मक होना चाहिए। उनका मानना है कि जब हमारा समाज संघात्मक है, अर्थात इसमें छोटे छोटे समूह है, विभिन्न देश है, देश के अंदर फिर राज्य है, राज्य जैसे फिर प्रांत है, ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, और इसी प्रकार से समाज भी हमारा विभिन्न वर्गों समुदायों में जिस प्रकार से बटा है, तो इसमें क्या है, सत्ता को बांटा जाता है, उसी प्रकार से हमारी संप्रभुता का भी विभाजन इन विभिन्न संस्थाओं या संघों में होना चाहिए। थैंक यू।